नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो इसके बारे में हम जो बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे कि एक्ट कब आया, कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं, कब एनफोर्स हुआ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो कि इस एक्ट में जो टोटल चैप्टर हैं वो है हमारे 8, सेक्शंस हैं 30। ओके। इसके बाद जो एक्ट है वो आया कब था, तो एक्ट आया था 22/4/2013 को। और एनफोर्स कब हुआ, तो एनफोर्स हुआ 9/12/2013 को। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ये जो एक्ट है ये आ रहा है हमारा RJS के प्री में एंड मेंस में। अब इसकी वेटेज यहाँ पे कितनी रहने वाली है, तो देखिए इसकी जो वेटेज है वो रहने वाली है 1 से 2 क्वेश्चन। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चन आएंगे वो बड़े ही बेसिक से आते हैं कि फॉर एग्जांपल कि भी कब एनफोर्स हुआ था, कितने चैप्टर और सेक्शन है, या फिर कोई डेफिनेशन क्लोज में से पूछ लिया, या कोई भी एक नॉर्मल जो है इसमें से सेक्शन वो आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इसके डेफिनेशन क्लोज से। तो देखिए जो सबसे पहले हम इसमें से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सिर्फ वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है वो है टू क्लोज ए, जो कि है एग्रीव्ड वुमेन की। तो एग्रीव्ड वुमेन कौन होगी, तो इसको हम जैसे कि हम IPC वगैरह में इसको हम यहाँ पे विक्टिम बोलते हैं। तो इस एक्ट में चूंकि स्पेसिफिकली वुमेन के रिगार्डिंग एक्ट है, तो यहाँ पे इसमें जो डेफिनेशन दी गई वो दी गई है एग्रीव्ड वुमेन की, और यहाँ पे बार बार एग्रीव्ड वुमेन के साथ ही जो है जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज की गई है। तो अगर हम बात करते हैं एग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन की, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम बात करें किसी वर्क प्लेस के रिलेशन में जहाँ पे जो फीमेल है वो काम करती है उसके रिगार्डिंग हम बात करें, तो कोई भी एक वुमेन वो किसी भी एज ग्रुप की हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो माइनर है, मेजर है, या 20 साल है, 30 साल है, कुछ भी है, कोई भी एज ग्रुप हो सकता है। अब वो यहाँ पे एम्प्लॉयड है या नहीं है, लेकिन वो एलिज करती है टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ, सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ओके। इसके बाद अगर हम बात करें किसी भी ड्वेलिंग हाउस की, ड्वेलिंग हाउस की, तो वहां पे कोई भी किसी भी एज की वुमेन जो कि वहां पे काम करती है, तो जो एग्रीड वुमेन है उसकी डेफिनेशन में ये दो चीजें जो है वो होल्ड करती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 2 क्लोज बी, जो कि बात करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में। तो देखिए कोई भी ऐसा वर्क प्लेस जो कि या तो इस्टेब्लिश किया गया है, या कंट्रोल किया जाता है, या ओन किया जाता है, चाहे वो कंप्लीटली है, होली, या फिर पार्शियली, या फिर जिसको जो है फंड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और ये सब किया जाता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर यूटी के द्वारा। तो वहां पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी वो होगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर यही काम जो है वो स्टेट करता है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस केस में हमारी होगी स्टेट गवर्नमेंट। और अगर कोई ऐसी डेफिनेशन है जो कि क्लोज वन में, सॉरी जो सब क्लोज वन है इसमें नहीं है, तो वहां पर भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जो भूमिका है वो प्ले करती है। स्टेट गवर्नमेंट की वहाँ पे मेन रोल जो है प्ले करती है। उसके बाद 2 क्लोज सी जो है वो बात करता है चेयरपर्सन की, डी हमारा बात करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की, और जो 2 इसके बाद है हमारा सेक्शन 2E, जो कि बात करता है डोमेस्टिक वर्कर की। तो डोमेस्टिक वर्कर कौन है, कोई भी एक वुमेन जो कि एम्प्लॉयड है किसी भी हाउस होल्ड का काम करने के लिए। अब वो काम चाहे वो किसी भी प्रकार के एम्यूनिशन के लिए हो सकता है, चाहे वो कोई कैश के लिए हो सकता है, या बदले में आप कोई खाने पीने का एक ऐसा भी कोई भी सामान लेते हैं। आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो चाहे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है या किसी एजेंट के थ्रू है, कैसे भी है, वो सब यहाँ पे जो डोमेस्टिक वर्कर काउंट होते हैं। अब ये टेम्प्रेरी भी हो सकते हैं, ये परमानेंट भी हो सकते हैं, या फिर ये एड हॉक पे भी हो सकते हैं, या फिर ये डेली बेसिस पर भी हो सकते हैं। सब कुछ इसमें आपका जो है वो काउंट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे 2 क्लोज एफ,
जो कि डिफाइन करता है एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय में भी ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो यहाँ पे एज इट इज यूज होते हैं कि कोई भी पर्सन जो कि एम्प्लॉयड होता है किसी भी एक वर्क प्लेस पे, चाहे वो रेगुलर है या टेम्प्ररी है या एडहोक पर है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, थ्रू एजेंट है, डेली बेसिस है, कैसा भी वो वर्कर है वहाँ पे, वो सारे के सारे एम्प्लॉय की डेफिनेशन में यहाँ पे काउंट होते हैं। उसके बाद आता है टू क्लोज जी, जो कि है हमारा क्या, एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर कौन होगा, सीधी सी बात है, जो काम प्रोवाइड करवाता है, यानी कि वो अब किसी भी वर्क प्लेस का ओनर हो सकता है, वहाँ का हेड हो सकता है, या फिर वो वहाँ पर मतलब कोई भी एक ऐसा ऑफिसर है जो कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने उसको वहाँ पे अपॉइंट कर रखा हो। तो ये सब जो है वो एम्प्लॉयर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद आएगा 2H में इंटरनल कमेटी, इंटरनल कमेटी। 2I में हमारा यहाँ पे आएगा लोकल कमेटी, जे में हमारा मेंबर, उसके बाद के में हमारा प्रिस्क्राइब्ड, एल में हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और टू क्लोज एम ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये होता है रिस्पोंडेंट, यानी कि जो विक्टिम है उसे तो हम बोलते हैं एग्रीव्ड ह्यूमन, और जो अक्यूज्ड जो हमारे आईपीसी वगैरह में हम टर्म यूज करते हैं वहाँ पे इस पर्सन को बोला जाता है रिस्पोंडेंट, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट जो एग्रीव्ड वुमन है उसने कोई भी कंप्लेंट करी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, वो यहाँ पे एग्रीव्ड सॉरी रिस्पोंडेंट की इसमें डेफिनेशन में फॉल करता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो हमारा है टू क्लोज एन, जो कि है हमारा सेक्सुअल हरासमेंट, यानी कि क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा। तो देखिए, कोई भी जो फिजिकल कॉन्टेक्ट है या फिर एडवांसेस, वो सब इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। उसके बाद कोई भी डिमांड है या रिक्वेस्ट है किसी भी प्रकार के सेक्सुअल फेवर के लिए, वो भी यहाँ पे फॉल करेगा। उसके बाद अगर कोई भी जो है वो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स अगर करता है, किसी प्रकार के भद्दे इशारे करता है, अश्लील इशारे करता है, वो यहाँ पे इसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद अगर कोई किसी को जो है पोर्नोग्राफी अगर दिखाता है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। और इसके बाद जो ये सब क्लोज 5 है वो इंक्लूड करता है सारे इनसे अलग जितने भी अनवेलकम जो भी हैं, फिजिकल हैं या वर्बल हैं या नॉन वर्बल कैसे भी कॉन्टेक्ट हैं जो कि सेक्सुअल नेचर के हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा 2O, जो कि है वर्क प्लेस। अब वर्क प्लेस की डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऑफिस है या एंटरप्राइज है या कोई ब्रांच है, यूनिट है जो कि इस्टेब्लिश की गई है, ओन की जाती है या कंट्रोल की जाती है या फिर फाइनेंस की जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से। ओके, फंडिंग, या तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी अगर उसको फाइनेंस या कंट्रोल या ओन या इस्टेब्लिश करती है वो, या फिर कोई भी एक कॉरपोरेशन है या कोई भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ये सारे के सारे जो है वो वर्क प्लेस के उसमें डेफिनेशन में काउंट होंगे, और इनसे अलग कोई भी अगर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट वेंचर है वो सब भी इसमें इंक्लूड होंगे। इससे अलग कोई भी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या फिर कोई भी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, स्टेडियम है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है या कोई भी प्लेस है जो कि एम्प्लॉयज़ के द्वारा विजिट किया जाता है, वो सब के सब वर्क प्लेस की डेफिनेशन में काउंट होंगे, और ये जो है वर्क प्लेस की डेफिनेशन में दिया गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज टू क्लोज पी, वो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि जिसे कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी प्रकार से हैंडल नहीं करती है, तो उसे हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेंटर, यानी कि कोई भी एक एंटरप्राइज जो कि ओन की जाती है किसके द्वारा, इंडिविजुअल से, या फिर दूसरा कौन, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स से। और यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो लेस देन 10 होंगे। तो ये जो है ये इसका हमारा क्राइटेरिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 3 की। तो जो सेक्शन 3 है वो हमारा बात करता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट।
अब यहाँ पे देखिए क्या कहेगा कि नो वुमन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्क प्लेस। इसके जो क्लोज में दिया गया, द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस among other circumstances if it occurs or is present in relation to or connected with any act or behavior of sexual harassment may amount to sexual harassment। अब ये सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहला तो अगर किसी भी प्रकार का कोई भी जॉब में प्रेफरेंस का, अगर जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को जॉब में, जो फीमेल एम्प्लॉय है उनको जॉब में किसी भी प्रकार की प्रेफरेंस का लालच देते हैं तो वो इसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद अगर किसी भी प्रकार का जो जॉब में लॉस का डर दिखाते हैं, ओके, वो इसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद कोई ऐसा डर कि भाई आपको जो फ्यूचर में कोई जॉब नहीं मिलेगी, या भाई मैं आपको काम नहीं करने दूंगा, या फिर जो है जॉब से निकालने की धमकी देते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो होगा कि भाई एक जो जो फीमेल है, जो वुमेन है, उसके लिए एक इस प्रकार का मतलब जो फ्यूचर या प्रेजेंट का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्रिएट कर देना जो कि इम्प्लाइडली या एक्सप्लिसिटली उसको थ्रेट करता है। इसके बाद होगा हमारा कि भाई उसके लिए एक ऐसा उसके काम में इंटरफेयर करना या एक इंटिमिडेटिंग और जो है ऑफेंसिव या फिर एक होस्टाइल जो है उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना। और जो लास्ट है वो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी, यानी कि उसकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए किसी भी प्रकार से जो है ह्यूमिलेटिंग एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट कर देना। तो ये जो सबके सब हैं ये सारे के सारे इसकी डेफिनेशन में फॉल करेंगे और ये सारे के पॉइंट जो भी है यहाँ पे दिया गया है। अब इसके बाद है हमारा चैप्टर सेकंड, जो कि हमारा है सेक्शन 4। तो देखिए जो सेक्शन 4 है उसमें बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट्स, तो यहाँ पे जो है वो क्लियरली कहा गया है कि हर एक जो एम्प्लॉयर है किसी भी वर्क प्लेस का, वो एक ऑर्डर इन राइटिंग कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक कमेटी, जिसको हम बोलेंगे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। अब देखिए इसमें जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन इस अकॉर्डिंग होगा। इसमें एक तो जो है हमारा होगा, यानी कि इसके जो मेंबर्स होंगे वो क्या क्या इंक्लूड करेंगे, तो एक तो हमारा होगा इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो कि कौन होगा, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उस वर्क प्लेस में से जो सीनियर मोस्ट जो वुमेन एम्प्लॉय होगी वो इसमें हमारी जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम करेंगे। उसके बाद इसमें जो होगा हमारा वो होंगे 2 मेंबर, जो कि ऐसे होंगे जो वुमेन के वेलफेयर में या फिर सोशल वर्क करते होंगे, तो ऐसे 2 मेंबर्स होंगे। और उसके बाद जो थर्ड है वो एक मेंबर होगा जो कि किसी भी एनजीओ में से होगा। तो ये जो है इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे होगा। और इसमें एक बात जो प्रोविजो में दी गई है कि यहाँ पे जो आधे जो इसके मेंबर हैं वो फीमेल होना जरूरी है। और अगर हम बात करें कि इनका जो टर्म है, इनका पीरियड कितना है, तो वो यहाँ पे इनकी जो टर्म है वो होगी 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल के लिए जो ये मेंबर्स हैं वो यहाँ पे अपनी जो पोस्ट है उसको रखेंगे। और इसके बाद जो सेक्शन 4 का क्लोज सब क्लोज 5 है, सेक्शन 4 क्लोज 5 वो बात करता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या फिर जो मेंबर्स हैं उन्हें कब और किस ग्राउंड पर रिमूव किया जा सकता है। तो सबसे पहला तो जो यहाँ पर ग्राउंड है वो है सेक्शन 16 को ब्रीथ करना। अब सेक्शन 16 क्या है, तो जो सेक्शन 16 वो बात करता है कि जो यहाँ पे हमारी एग्रीव्ड ह्यूमन है इस केस में, यानी कि जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी वो रिलीज नहीं होनी चाहिए। अगर वो आइडेंटिटी कोई भी मेंबर या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो रिलीज करता है तो उसको यहाँ पर इस ग्राउंड पर रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद सेकंड है कि अगर वो किसी केस में कन्विक्ट हो जाता है तो वहां पे भी उसको रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद है अगर उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी जो इंक्वायरी है वो चल रही थी और वहां पे उसको गिल्टी हेल्ड किया जाता है तो वो भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड माना जाएगा और वो इसमें कंसीडर किया जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट है वो है कि वो अपनी जो पोजीशन है उसको अब्यूज करता है या उसका मिसयूज करता है, तो ये सारे के सारे जो है उसके रिमूवल के ग्राउंड यहाँ पे हो सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा
दैट इज सेक्शन 5। तो सेक्शन जो 5 है वो बात करता है एप्रोप्रिएट, यानी कि जो सेक्शन 5 जो हमारा कहाँ फॉल करेगा, चैप्टर 3 जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है सेक्शन 5 से 8, यानी कि सेक्शन 5, 6, 7 और 8, यानी कि टोटल 4 सेक्शन जो है इसमें इंक्लूडेड है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 5। सेक्शन 5 में दिया गया है नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, क्या कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो नोटिफाई कर सकती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को या फिर डेप्यूटी कलेक्टर को एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पर जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा और जो पावर और फंक्शन है वो डिस्चार्ज करेगा। अब उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक लोकल कमेटी जो होगी सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। तो इसको कौन क्रिएट करेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है उस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेगा और इसे हम लोकल कमेटी के तौर पर जो है इसको हम बात करेंगे। अब ये कहाँ पे होगी, अब जहां पर किसी भी सिनारियो में अगर जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो फॉर्म नहीं की गई है, फॉर एग्जांपल कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पर जो एम्प्लॉयज हैं वो 10 से कम है, तो उस सिचुएशन में जो है ये लोकल कमेटी वहां पर काम करेगी और इसके अंदर ही सारे उसकी जो पावर है वो इसमें इंक्लूडेड होंगी। और इसमें एक चीज और क्लियरली कही गई है जो है कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो डेजिग्नेट करेगा एक नोडल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर जो कि होगा हर एक ब्लॉक, तालुका और तहसील लेवल पर। इन लेवल पर एक जो नोडल ऑफिसर है वो अपॉइंट किया जाएगा, जिसका काम क्या होगा कि उसके पास अगर कोई भी कंप्लेंट जो रिसीव होती है वो उस कंप्लेंट को तुरंत 7 दिन के अंदर, 7 डेज में उस कंप्लेंट को वो लोकल कमेटी के पास फॉरवर्ड करेगा। अब देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक लोकल कमेटी, लोकल कमेटी के अंडर डेजिग्नेट होंगे नोडल ऑफिसर जो कि हर एक ब्लॉक, तहसील, तालुका या फिर कोई म्यूनिसिपल एरिया है तो वहां पर वार्ड, किसी भी अर्बन एरिया में एक नोडल ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाएगा। अब जब नोडल ऑफिसर के पास कोई कंप्लेंट आएगी तो विद इन 7 डेज वो उस कंप्लेंट को लोकल कमेटी के पास फॉरवर्ड कर देगा। अब इसके बाद जो लोकल कमेटी है उसका जो कंपोजिशन है वो क्या होगा, यानी कि कितने मेंबर होंगे, कौन उसका चेयरपर्सन होगा या प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, क्या होगा। तो अब देखिए जो सेक्शन 7 है वो बात करता है इसके कंपोजिशन के बारे में। तो सबसे पहले तो यहां पर होगा एक चेयरपर्सन, ठीक है। सेक्शन 4 में हमारा था प्रिजाइडिंग ऑफिसर और जो सेक्शन 7 है उसमें है हमारा चेयरपर्सन। लेकिन चेयरपर्सन होगा कौन, एक एमिनेंट वुमेन। वहां पे क्या था, सीनियर मोस्ट लेवल पे जो डेजिग्नेटेड थी वुमेन वो थी, और यहाँ पे कोई भी एक एमिनेंट वुमेन जो कि काम करती है किसी भी सोशल वर्क में और कमिटेड है टू द कोज ऑफ वुमेन, यानी कि जो फीमेल के वेलफेयर में काम करते हैं उनके लिए कमिटेड है, वो यहाँ पे चेयरपर्सन के लिए अपॉइंट होंगे। उसके बाद बी होगा एक मेंबर जो कि खुद एक वीमेन होगी, जो कि किसी भी एक वहीं लोकल तहसील, तालुका, ब्लॉक या फिर वार्ड वहां पर काम करती होगी, उसी वुमेन को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद फिर होंगे 2 मेंबर जिनमें से एटलीस्ट एक तो यहाँ पर भी फीमेल ही होनी कंपल्सरी है। उसके बाद जो ये है एटलीस्ट वन शेल बी ए वुमेन टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंगस्ट सच नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और इसे भी जो है एनजीओ के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और प्रोविजन में दी गई है कि जो ये मेंबर्स हैं उनमें से एक नॉमिनी एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जिसका जो बैकग्राउंड है वो लो का हो, ओके। और उसके बाद इनमें से एक जो वुमेन कैंडिडेट है, जो नॉमिनी है, वो एटलीस्ट एक कैंडिडेट ऐसी हो जो कि किसी एससी, बीसी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हो। तो ये यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई है। अब इसके बाद जो सोशल वेलफेयर या फिर वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनका जो कंसर्न ऑफिसर है वो यहाँ पर होगा एक्स ऑफिसियो मेंबर, यानी कि जो भी यहाँ पर कंसर्न ऑफिसर आएगा डिपार्टमेंट में वही इसका एक्स ऑफिसियो मेंबर जो है वो काउंट होगा। अब इनकी टर्म कितनी है, तो देखिए इनकी भी सेम जो है वो टर्म है और ये भी 3 साल के लिए अपने पद पर रहेंगे, और इनके भी जो रिमूवल के ग्राउंड्स हैं वो सेम है जो कि सेक्शन 4 में
इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के थे। सेम ग्राउंड्स पर इन पर्सन को भी, इन मेंबर्स को भी रिमूव किया जा सकता है। अब इसके बाद सेक्शन 8 बात करता है ग्रांट्स एंड ऑडिट्स की, और उसके बाद जो हमारा है सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 बात करता है, ये एक मेन सेक्शन है और ये बात करेगा कंप्लेंट्स के बारे में। तो अब है हमारा चैप्टर 9, सॉरी चैप्टर 4 और सेक्शन 9। इसमें सेक्शन 9 से 11 यहाँ पर हम बात करेंगे 9 की, जो कि बात करता है कंप्लेंट के बारे में, यानी कि जो एग्रीव्ड वुमेन है वो कंप्लेंट कहाँ पे नोट करवाएगी। तो देखिए इसमें सीधा सा है कि जो एग्रीव्ड वुमेन है वो अपनी कंप्लेंट देगी इन राइटिंग, और ये कंप्लेंट दी जाएगी विद इन 90 डेज ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ पर अगर जो एग्रीव्ड वुमेन है वो राइटिंग में कंप्लेंट देने में कैपेबल नहीं है, यानी कि नहीं दे पा रही है, तो जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या जो चेयरपर्सन है किसी लोकल कमेटी के, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में से, और चेयरपर्सन है हमारे लोकल कमेटी में से, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट जो है इस फीमेल के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि वो इन राइटिंग अपनी जो कंप्लेंट है वो यहाँ पर दे पाए। अब जो ये 90 डेज का टाइम यहाँ पर दिया गया है, इसे मैक्सिमम, सॉरी इसको हम 90 डेज नहीं, इसे हम काउंट करेंगे 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अंदर जो कंप्लेंट है वो देनी है। और इस टाइम को जो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी है वो एक ऑर्डर पास करके रीजन रिकॉर्डिंग करके राइटिंग में 3 महीने के लिए, और मैक्सिमम इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसी है जो एग्रीव्ड वुमेन है वो किसी भी प्रकार से कैपेबल ही नहीं है कि वो जो कंप्लेंट है वो दे सके, तो वहां पर उस सिचुएशन में उसके जो एलआर हैं, लीगल एयर्स हैं, वो इस कंप्लेंट को नोट करवा सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है सेक्शन 10, जो कि बात करता है कंसिलिएशन के बारे में, कि अगर सिचुएशन ऐसी है कि जो पार्टीज हैं उनके बीच में समझौता करवाया जा सकता है, कंसिलिएशन करवाया जा सकता है, जो इंटरनल कमेटी या फिर जो लोकल कमेटी है वो यहाँ पे जो समझौता है उसको करवा सकते हैं, और उसके बाद उस समझौते को वो रिकॉर्ड करेंगे कंसिलिएशन को, और उसे जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है तो वो एम्प्लॉयर के पास उसे फॉरवर्ड कर देंगे, और अगर लोकल कमेटी है तो वो उसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास उस चीज़ को फॉरवर्ड कर देंगे, और जो कंप्लेंट है उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। अब इसके बाद है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, यानी कि सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 जो बात करता है वो बात करता है इंक्वायरी के बारे में, कि इंक्वायरी कैसे होगी, कौन करेगा। तो अब देखिए इसमें दिया गया है कि जो इंटरनल या लोकल कमेटी है, ये आईसीसी जो मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, और जो मैं एलसी लिख रहा हूँ वो है हमारा लोकल कमेटी। तो इनको जैसे ही कंप्लेंट रिसीव होगी उसके 90 डेज के अंदर, यहाँ पे जो वर्ड है वो यूज है 90 डेज। अब ये 90 डेज टाइम जो इसमें वो दिया गया है सेक्शन 11 के क्लोज 3 के सब क्लोज 4 में, कि भाई जो कंप्लेंट मिलने के 90 दिन के अंदर अंदर जो इंक्वायरी है वो इनिशिएट यहाँ पर कर दी जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, अगर सिचुएशन ऐसी है कि जो रिस्पोंडेंट एम्प्लॉई है तो उसके अगेंस्ट, अगर मान लीजिए जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट है वो एक एम्प्लॉई है, तो उस सिचुएशन में तो क्या होगा, सर्विस जो उस पर्सन के ऊपर जो सर्विस रूल्स अप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग इंक्वायरी कंडक्ट होगी। और अगर जो केस है, सिनारियो है, वो डिपेंड करता है डोमेस्टिक वर्कर का, और वहां पर कोई अगर प्राइमा फेसाई जो केस जो है वो बनता है, तो अंडर सेक्शन 509 जो लोकल कमेटी है वो इसको फॉरवर्ड कर देगी पुलिस के पास, और पुलिस जो है वो केस रजिस्टर कर लेगी अंडर सेक्शन 509, या फिर जो कोई भी अदर जो रेलिवेंट प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग जो ये केस है वो वहां पे रजिस्टर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बात की गई है पावर्स की। तो जो इंटरनल कमेटी है या फिर जो लोकल कमेटी है उनके पास पावर होंगी सिविल कोर्ट की, और वो सारी की सारी जो पावर्स हैं वो यूज कर सकते हैं। वो चाहे पावर किसी को समन करने की है, या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की है, या फिर कोई भी अदर मैटर है जो प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो सारी की सारी जो सिविल कोर्ट की पावर है वो इसके पास यहाँ पर अवेलेबल होंगी। अब उसके बाद है हमारा चैप्टर 5,
जो हमारा रिलेट करता है सेक्शन 12 से सेक्शन 18 तक। तो देखिए जो सेक्शन 12 है वो बात करता है एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। यानी कि इंक्वायरी के टाइम पे क्या क्या जो एक्शन है वो लिया जा सकता है, वो सारे का सारा यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो अगर जो एग्रीड वुमेन है वो रिटर्न में रिक्वेस्ट देती है, किसको, इंटरनल कमेटी को या फिर लोकल कमेटी को, और ये उसकी रिक्वेस्ट को कंसीडर करते हैं, तो ये रिकमेंड कर सकते हैं किसको, एम्प्लॉयर को। किस चीज़ के लिए, सबसे पहले तो कि जो एग्रीड वुमेन है उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या फिर उसे 3 महीने की लीव जो है वो दे दी जाए, या फिर कोई भी ऐसा रिलीफ जो कि वहाँ पर दिया जा सकता है वो उस फीमेल को, एग्रीड वुमेन को दिया जाए। और जो यहाँ पर जो ये 3 महीने की लीव है, ये उसकी जो नॉर्मल लीव है उनसे अलग होगी, इनके साथ यहाँ पे इसको मर्ज नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे सेक्शन 13। तो सेक्शन 30 बात करता है इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में। तो क्या है कि जैसे ही इंक्वायरी कंप्लीट होती है उसके 10 दिन के अंदर ही जो रिपोर्ट है वो या तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दे दी जाएगी, या फिर जो एम्प्लॉयर है उसे दे दी जाएगी। जो लोकल कमेटी है वो रिपोर्ट देगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, और जो इंटरनल कमेटी है वो रिपोर्ट देगी एम्प्लॉयर को, और ये जो रिपोर्ट है ये 10 दिन के अंदर अंदर दे दी जाएगी। और यहाँ पर अगर जो रिपोर्ट गई है कि भाई जो मतलब रिस्पोंडेंट है उसके जो एलिगेशन है उसके अगेंस्ट वो प्रूव नहीं होते हैं, तो उस सिचुएशन में रिकमेंड किया जाएगा कि कोई भी एक्शन वहां पर ना लिया जाए। और अगर उस पर्सन के अगेंस्ट जो भी मतलब एलिगेशंस हैं अगर वो प्रूव होते हैं, तो वहां पर सिनारियो होगा कि रिकमेंडेशन की जाएंगी, जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जो या लोकल कमेटी है वो रिकमेंड करेंगे किसको, एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। क्या क्या रिकमेंडेशन आएंगी कि उस पर्सन के अगेंस्ट एक तो सेक्सुअल हरासमेंट के हिसाब से जो है एक्शन लिया जाए, दूसरा उसकी जो सैलरी है उसे डिडक्ट किया जाए, और उससे जो कंपनसेशन है वो एग्रीड वुमन को पे किया जाए। और अगर अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि जो एम्प्लॉयर है वो उस पर्सन से जो रिस्पोंडेंट है वहां से जो सैलरी है उसको डिडक्ट नहीं कर पा रहा है किसी भी रीजन से, चाहे उस पर्सन ने जो है नौकरी छोड़ दी है या कुछ भी है, तो उस सिचुएशन में वो एक ऑर्डर पास कर देंगे कि भाई जो रिस्पोंडेंट है वो एग्रीड वुमेन को इतना एक जो अमाउंट है वो पे करेगा। अगर फिर भी जो पर्सन रिस्पोंडेंट है वो अमाउंट पे नहीं करता है, तो जो लोकल कमेटी है या फिर जो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो क्या करेंगे कि इसे एक एरियर के तौर पर लैंड रिवेन्यू में एरियर के तौर पर इस अमाउंट की रिकवरी जो है वो रिस्पोंडेंट से की जाएगी। अब इसके बाद जो एम्प्लॉयर है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसे जो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उन पर विद इन 60 डेज एक्शन लेना होगा। यानी कि जिस दिन भी रिपोर्ट जो है कमेटी ने सबमिट करवाई है उसके विद इन 60 डेज, आज अगर रिपोर्ट सबमिट हुई है तो इस टाइम पीरियड में यहाँ तक एक्शन जो है वो उनको लेना जरूरी है। अब उसके बाद बात करेंगे हम पनिशमेंट की, कि अगर ये तो पनिशमेंट होगी रिस्पोंडेंट के लिए, अगर जो एग्रीड वुमन है उसने कोई भी फॉल्स या मेलिशियस कंप्लेंट फाइल की है या किसी पर्सन ने फॉल्स एविडेंस दिया है तो उसके अगेंस्ट क्या प्रोसीडिंग्स होंगी। देखिए यहाँ पर बताया गया कि अगर जो एग्रीड वुमन है उसने फॉल्स कंप्लेंट दिया तो उसके अगेंस्ट जो सर्विस रूल्स है उसके हिसाब से जो पनिशमेंट है वो यहाँ पर दी जाएगी, उसके हिसाब से जो इंक्वायरी है वो इनिशिएट की जाएगी। और ऐसे ही अगर जो किसी पर्सन ने फॉल्स स्टेटमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट दिया है तो उसके अगेंस्ट भी सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग ही जो पनिशमेंट है उसको दी जाएगी। अब इसके बाद है कि जो कंपनसेशन है, यानी कि जो सेक्शन 13 में कंपनसेशन की बात हुई है वो कैसे डिटरमाइन होगा, इसके बारे में बात करता है हमारा सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 में बताया है कि कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाएगा और उसके बाद ही जो कंपनसेशन वो डिसाइड किया जाएगा। तो सबसे पहला तो है मेंटल ट्रॉमा, पेन या सफरिंग, जो भी उस फीमेल को जितना भी डिस्ट्रेस कोज हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंपनसेशन अमाउंट डिसाइड किया जाएगा।
दूसरा है उसकी जो लॉस हुआ है उसको उसके करियर में उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तीसरा है मेडिकल एक्सपेंसेस के बेसिस पे। उसके बाद नेक्स्ट है कि उसकी जो इनकम में या फाइनेंशियल स्टेटस में जो भी लॉस हुआ है वो वहाँ पे काउंट होगा। और उसके बाद की भाई जो पेमेंट है वो लमसम में की जा सकती है या मतलब इंस्टॉलमेंट में की जा सकती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है वहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 16, जिसका कि पहले 2 बार जो है जिक्र आ चुका है, सेक्शन 4 और सेक्शन 7 में, इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी के रिमूवल में। तो वहाँ पे जो है इस सेक्शन में दिया गया है कि किसी भी प्रकार से किसी भी एग्रीव्ड वुमेन की जो आइडेंटिटी है वो रिलीज नहीं की जाएगी। उसके बाद अगर कोई उसको रिलीज कर देता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो दी गई है सेक्शन 17 में, जहाँ पे बताया गया है कि जो सर्विस रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट है वो दी जाएगी। और फिर है हमारा सेक्शन 18 जो कि बात करता है अपील के बारे में। तो अपील जो है वो 90 दिन के अंदर 90 डेज में ही जो अपील है वो सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल में जो है वो फाइल की जा सकती है। और कोई भी पार्टी, एनी पार्टी, ये अपील जो फाइल कर सकते हैं। अब उसके बाद जो सेक्शन 19 है वो बात करता है कुछ प्रोविजंस के बारे में जो कि ड्यूटीज है वो एम्प्लॉयर की। तो ये ड्यूटीज आप एक बार पढ़ सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, सिर्फ यही है कि भाई सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देगा, हर एक जो कॉन्सिक्वेंस प्लेस है उस पर पिनल कॉन्सिक्वेंसेज जो है सेक्सुअल हरासमेंट के केस के वो दिखाए जाएंगे, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे, नेसेसरी फैसिलिटी देगा, एटसेट्रा एटसेट्रा जो है जो सेक्शन 19 है वो बस इन बातों के बारे में ही बात हमारे यहाँ पे करता है। उसके बाद जो सेक्शन 20 है उसमें दिया गया है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसकी क्या ड्यूटी है। उसकी ड्यूटी सीधी सी है कि वो टाइमली सबमिशन देगा रिपोर्ट का जो भी लोकल कमेटी ने दी है, और जो भी नेसेसरी मेजर है किसी एनजीओ वगैरह को एंगेज करने के लिए वो इसमें वो अप्लाई करेगा। उसके बाद जो लास्ट है वो है हमारा चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 जो है वो बात करता है, सेक्शन 21 जो है इसमें बात करता है एक कमेटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट की, कि भाई जो कमेटी है वो एनुअल रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएगी। ओके। उसके बाद जो सेक्शन 22 है वो बात करेगा एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इन्फॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट, यानी कि जो एम्प्लॉयर है हर एक इसमें एनुअल रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन केसेस की वो इसमें अपडेट करेगा। उसके बाद सेक्शन 23 बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेन डाटा। सेक्शन जो 24 है वो बात करता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो एक्ट की पब्लिसिटी पे काम करेगी। सेक्शन 25 बात करता है पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड को या एम्प्लॉयर को या जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उनसे राइटिंग में जो इन्फॉर्मेशन है वो मांग सकती है। उसके बाद है सेक्शन 26 जो कि बात करता है पेनल्टी के बारे में। अब ये पेनल्टी किस चीज़ की है? अगर कोई भी एम्प्लॉयर या फिर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो फेल हो जाता है नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, अब कौन कौन से एक्ट, जो एम्प्लॉयर है वो कोई भी इंटरनल कमेटी फॉर्म नहीं करता है, या फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, 14 एंड 22 इनके अकॉर्डिंग कोई भी किसी भी प्रकार का जो एक्शन या रिपोर्ट है वो तैयार नहीं करता है, या फिर कोई अदर जो प्रोविजन है उनको कॉन्ट्रावीन करता है या उसको अबेट करता है टू कॉन्ट्रावीन, उस सिचुएशन में तो वहाँ पे जो पेनल्टी है वो कितनी हो सकती है, 50,000 रुपीज़। और अगर दोबारा से सेम एक्ट होता है तो ये पेनल्टी जो है वो डबल हो जाएगी। और अगर इसके बाद भी रिपीट होता है तो उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई भी अगर विड्रॉल है या कुछ भी है वो रोक दिया जाएगा, उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सारे के सारे जो मतलब पनिशमेंट्स हैं वो उसको दी जा सकती हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 27 की। अब सेक्शन 27 किस बारे में बात करता है? तो सेक्शन 27 बात करता है कोग्निजेंस के बारे में। तो इसमें कहा गया है कि जो सिविल कोर्ट है वो कोग्निजेंस, सॉरी, जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट की यहाँ पे बात नहीं की गई है, जो कोर्ट है वो यहाँ पर कोग्निजेंस नहीं लेंगे। कोर्ट के पास कोग्निजेंस लेने की पावर नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक कि जो एग्रीव्ड वुमेन है वो खुद से कंप्लेंट नहीं करती है।
या फिर जो लोकल कमेटी या फिर इंटरनल कमेटी जब तक कंप्लेंट नहीं करते हैं तब तक जो कोर्ट है वो ज्यूरिडिक्शन बार्ड है उसका कोग्निजेंस नहीं ले सकता है। इसके बाद जो क्लोज 2 है वो बात करता है कि भाई अगर कोग्निजेंस लेगा तो कौन सी कोर्ट लेगी, तो एटलीस्ट JMIC या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे कोग्निजेंस ले सकता है। और जो भी ऑफेंसेज हैं वो सारे के सारे यहाँ पर नॉन कोग्निजेबल है, यानी कि जो पुलिस है वो अरेस्ट नहीं कर सकती बिना किसी वारंट के। तो ये यहाँ पे दिया गया सेक्शन 27 में। और जो सेक्शन 28 है वो बात करता है कि ये जो एक्ट है वो इन एडिशन टू अदर एक्ट जो पढ़ा जाएगा, ना कि उनके डेरोगेशन में। सेक्शन 29 बात करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की पावर के बारे में कि वो कौन से रूल्स जो है फॉर्मुलेट कर सकते हैं। और सेक्शन 30 जो बात करता है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिफिकल्टीज को रिमूव कर सकती है। तो ये था हमारा कंप्लीट एक्ट द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट। तो देखिए अब अगर इसके हम मेन जो प्रोविजन है उनकी बात करें तो मैं आपको एक फटाफट इसका स्पीडी रिवीजन करवा देता हूँ। तो जो सेक्शन 2A है वो बात करता है एग्रीव्ड वुमेन की। 2 क्लोज M है वो बात करता है रिस्पोंडेंट की। सेक्शन 4 जो है वो बात करता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की, जिसमें मेंबर्स एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा, उसके बाद एक मेंबर होगा, उसके बाद 2 मेंबर और होंगे, 3 साल का इनका टाइम पीरियड होगा और फिर इनके रिमूवल के ग्राउंड्स दिए गए हैं। उसके बाद जो सेक्शन 7 है वो बात करता है लोकल कमेटी की, जिसमें एक चेयरपर्सन होगा। यहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो सीनियर मोस्ट लेवल की जो फीमेल वुमेन एम्प्लॉय वो होगी, और यहाँ पर एक एमिनेंट वुमेन यहाँ पर जो चेयरपर्सन होगी। और उसके बाद इसमें भी जो है मेंबर होंगे। मेंबर कितने होंगे ये मैंने आपको बताया था कि एक मेंबर होगा और उसके बाद फिर 2 मेंबर और होंगे, टर्म होगी 3 साल की। ये सब यहाँ पे इसमें दिया गया है। उसके बाद जो आगे है इनकी भी टर्म की भी हमने बात कर ली है। उसके बाद जो कंप्लेंट है सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जो कंप्लेंट है वो कैसे जाएगी, राइटिंग में होगी और विद इन 3 मंथ्स, और एक्स्ट्रा 3 महीने का टाइम जो यहाँ पर दिया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 11 जो इंक्वायरी के बारे में बात करता है कि 90 दिन के कंप्लेंट आने के 90 दिन के अंदर जो इंक्वायरी है वो इनिशिएट करना जरूरी है। ओके। उसके बाद फिर जो सेक्शन 12 है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। तो जो फीमेल है उसका ट्रांसफर किया जा सकता है, 3 मंथ की उसको यहाँ पर लीव दी जा सकती है, या फिर कोई भी और एक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट, तो जो सेक्शन 13 है वो इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में बात करता है कि जैसे ही इंक्वायरी खत्म होगी उसके 10 दिन के अंदर अंदर जो रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या लोकल कमेटी को जो है सबमिट कर दी जाएगी। उसके बाद फिर जो सेक्शन 14 है उसमें जो है पनिशमेंट के बारे में बात की गई है कि अगर जो फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट दी गई है तो वहाँ पर जो सर्विस रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट। देखिए इसमें जितने पनिशमेंट से रिलेटेड क्लूज हैं वो सारे मैक्सिमम यही हैं कि जो सर्विस रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही तो इंक्वायरी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट होगी और उसके अकॉर्डिंग ही अपील होगी। उसके बाद फिर सेक्शन 15 जो है वो कंपनसेशन के बारे में बात करेगा। सेक्शन 16 जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक रिमूवल का ग्राउंड है कि आइडेंटिटी जो है वो रिलीज नहीं की जाएगी। उसके बाद सेक्शन 18 में जो अपील है ट्रिब्यूनल में अपील जाएगी, विद इन 90 डेज जो है वो अपील यहाँ पर जाएगी। उसके बाद फिर जो है वो है सेक्शन 26। सेक्शन 26 बात करता है पेनल्टी की। अगर जो एक्ट के जो प्रोविजंस है उनकी कंप्लाइंस नहीं की है किसी एम्प्लॉयर ने तो सिचुएशन में उस पर जो 50,000 रुपये का जो फाइन है वो इम्पोज किया जा सकता है। अगर दोबारा फिर से ऐसा काम करता है तो उस पर जो डबल हो सकता है उसका जो फाइन है, और अगर फिर भी करता है तो उसके लाइसेंस वगैरह को कैंसिल किया जा सकता है। और उसके बाद जो सेक्शन 27 है वो बात करता है कोग्निजेंस के बारे में कि कोई भी कोर्ट जो है कोग्निजेंस नहीं लेगी। अगर कोर्ट के पास कंप्लेंट गई है तो सिचुएशन में मतलब अगर जो कमेटी है या फिर जो एग्रीड वुमेन है वो सेपरेट कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसके बिहाफ पे जो कोग्निजेंस है वो लिया जा सकता है, वो भी एटलीस्ट JIC या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही लेंगे। और उससे अलग दिया गया है कि जो ये ऑफेंसेज हैं वो सारे के सारे नॉन कोग्निजेबल हैं। एक्ट में टोटल कितने चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं, 30 सेक्शन है। एक्ट हमारा आया कब था, बेसिक क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं। तो 22 अप्रैल को, वो एनफोर्स कब हुआ, 9 दिसंबर 2013 को। तो ये है हमारा कंप्लीट एक्ट जो कि आपको याद रखना है, आपको पढ़ना है, और इसमें से एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन जो आपको जरूर आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, एक्ट समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।